प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी समय के सामाजिक जीवन की चर्चा करते हैं तो विशेषकर उस समय समाज का वर्गीकरण, स्त्रियों की स्थिति, विवाह, शिक्षा, खान-पान एवं मनोरंजन आदि प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हैं। आज हम सल्तनतकालीन सामाजिक जीवन की चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में समाज जो है धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो मुख्यतया दो भागों में बटा हुआ था। प्रथम हिंदू संप्रदाय और दूसरा मुस्लिम संप्रदाय। भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदुओं का था। हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण पहले से ही विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था और हिंदुओं को आने के बाद समाज की सुरक्षा के लिए हिंदुओं ने जाति बंधन को और अधिक कठोर कर लिया था। इस कारण से विभिन्न उपजातियों का जन्म भी इस समय हुआ था। इन जातियों में परस्पर खान पान और वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। जहाँ तक मुस्लिम संप्रदाय की अगर बात की जाए तो मुस्लिम संप्रदाय में भी मुख्यतया दो वर्ग थे, एक विदेशी मुसलमान और दूसरे भारतीय मुसलमान। विदेशी मुसलमानों का अगर देखा जाए तो समाज में महत्वपूर्ण स्थिति थी क्योंकि शासक वर्ग इन्हीं से संबंधित था, परंतु फिर भी ये भी कई प्रकार के वर्गों में विभाजित थे, जैसे तुर्क, ईरानी, अरब, अफ़गान, अबिसिनियाई आदि। प्रारंभिक समय में अर्थात 13वीं सदी तक तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित रखी और उन्होंने अन्य विदेशी मुसलमानों को समानता का दावा नहीं करने दिया, परंतु 14वीं सदी के आरंभ में इस स्थिति में परिवर्तन आया। खलजियों के द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते ही तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई तथा परस्पर विवाह संबंधों एवं बदली हुई परिस्थितियों ने सभी विदेशी मुसलमानों का स्तर एक समान कर दिया। जहाँ तक मुस्लिम समाज में दूसरा वर्ग भारतीय मुसलमानों का था और भारतीय मुसलमानों को विदेशी मुसलमानों की अपेक्षा कम अधिकार मिले हुए थे, क्योंकि विदेशी मुसलमान उनको अपने से निम्नतम मानते थे, क्योंकि उनका शासन वर्ग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, न ही भारत को जीतने में उनका कोई योगदान था। साथ ही साथ वो हिंदू धर्म की ऐसी जातियों से आए थे जो निम्न समझी जाती थी। इस कारण से भारतीय मुसलमानों को विदेशी मुसलमानों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त थे। इसी प्रकार अगर आर्थिक आधार पर बात किया जाए तो उस समय का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग शासक वर्ग का था, जिसको समस्त अधिकार प्राप्त थे और वैभवपूर्ण जीवन वो व्यतीत करते थे। इसी प्रकार दूसरा वर्ग पदाधिकारी, जमींदार और बड़े व्यापारियों का था, जो भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और शासक वर्ग के साथ मिलकर कार्य करता था। इस कारण से इनकी भी समाज में बहुत अच्छी स्थिति थी। तीसरा वर्ग साधारण व्यापारी, शिल्पकार और दस्तकारों का था और चौथे वर्ग के अंदर घरेलू कर्मचारी एवं दास सम्मिलित थे, जिनकी समाज में सबसे निम्नतम स्थिति थी। दास प्रथा की अगर बात की जाए तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को रखा जाता था और दासों की जीवन और संपत्ति पर मालिक का अधिकार होता था, परंतु फिर भी दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। मुस्लिम वर्ग में दास दो वर्गों में बटे हुए थे, बंदा और बुर्दा। बंदा जहाँ तक बात की जाए शाही दास होते थे, जिनको प्रशासन में बड़े पद और अधिकार दिए जाते थे और बाद में अपने योग्यता के बल पर वो सुल्तान भी बन सकते थे।
जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन आदि इसी वर्ग से संबंधित थे। और दूसरा बुर्दा, जो कि सामान्य कारीगर और मजदूर होते थे। हिंदू दासों को अधिकतर कृषि एवं पशुपालन में लगाया जाता था, परंतु फिर भी दासों की स्थिति समाज में अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति और विवाह की बात अगर की जाए तो सल्तनत काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में स्त्रियों की स्थिति असंतोषजनक थी। कई कुप्रथाएं उस समय प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा एवं जौहर, ये हिंदुओं में प्रचलित थी। सती प्रथा अर्थात पति की मृत्यु के बाद स्त्री को पूरे जीवन सन्यासिनी का जीवन बिताना पड़ता था या अपने पति की चिता के साथ ही जल जाना पड़ता था। दूसरा जौहर, जो कि राजपूत स्त्रियों में प्रचलित था। जब भी राज्य का पतन होता था या मुस्लिम आक्रमणकारियों का राज्य के ऊपर अधिकार होता था तो राजपूत स्त्रियों के द्वारा स्वयं को स्वेच्छा से अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। तो ये प्रथा भी राजपूतों में हिंदुओं में प्रचलित थी। इसी प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारियों और आक्रांताओं की हिंदू स्त्रियों के ऊपर हमेशा नज़र रहती थी और वो हर तरीके से उनको हथियाना चाहते थे। इस कारण से धीरे धीरे हिंदू समाज में पर्दा प्रथा और बाल विवाह अर्थात अल्पायु में विवाह करने की प्रथाएं भी प्रचलित हो गई थी। इसी प्रकार से दहेज प्रथा का दोनों ही समाजों में प्रचलन था। साथ ही साथ बहुविवाह प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। हिंदुओं में हालांकि एक विवाह का ही प्रचलन था, परंतु फिर भी संपन्न वर्ग के लोग एक से अधिक विवाह कर सकते थे। दूसरी ओर मुस्लिम वर्ग में सामान्य लोगों में भी बहुविवाह प्रचलित था। एक व्यक्ति 4 स्त्रियां रख सकता था और शासक वर्ग के यहाँ हजारों की संख्या में पत्नियां और उपपत्नियां होती थी, जिसके कारण से धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति कमज़ोर होती गई। साथ ही साथ स्त्रियों की स्वतंत्रता के ऊपर उस समय बहुत प्रतिबंध लगाए गए थे। इस कारण से धीरे धीरे शिक्षा की स्थिति में भी उस समय गिरावट आ गई थी। कुल मिला के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों में स्त्रियों की स्थिति असंतोषजनक थी। खान पान और वेशभूषा की अगर बात की जाए तो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही उस समय समाज में प्रचलित थे। जहाँ तक हिंदुओं की बात की जाए, मुख्यतया शाकाहार पर निर्भर थे, जबकि मुस्लिम संप्रदाय में अधिकतर लोग मांसाहार का प्रयोग करते थे। परंतु सूफियों के प्रभाव में आए हुए मुस्लिम वर्ग के लोग भी धीरे धीरे मांसाहार को त्याग रहे थे और शाकाहार का प्रयोग करते थे। दूसरी ओर हिंदुओं में भी युद्ध प्रिय जातियां जैसे राजपूत और अन्य जातियां तथा निम्न जातियां जिनको कि शूद्र कहा जाता था, उनमें भी मांसाहार का प्रचलन था। हिंदू लोग विशेषकर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का खान पान में प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से वेशभूषा की अगर बात की जाए तो उस समय सूती, ऊनी और रेशमी तीनों ही प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था और वेशभूषा के अंदर धीरे धीरे प्रगति हो रही थी और हिंदू मुस्लिम समन्वय यहाँ पर देखा जा सकता था उस समय। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों के लोगों में आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों में नख से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों में बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी, जवाहरात आदि का प्रयोग किया जाता था।
जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, सल्तनत काल में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। हालांकि राज्य की तरफ से शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था, परंतु फिर भी धनी वर्ग के लोगों के द्वारा, धनी व्यक्तियों के द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता था और उसी अनुदान के सहारे प्रारंभिक और उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। हिंदुओं में शिक्षा के केंद्र पाठशालाएं होती थी, जहाँ पर अध्यापक बच्चों को पढ़ाया करते थे। वहीं मुस्लिमों में शिक्षा के प्रमुख केंद्र मकतबे और मदरसे हुआ करते थे। मकतबे प्रारंभिक शिक्षा और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। खानकाह भी शिक्षा के केंद्र होते थे। खानकाह से तात्पर्य सूफी संतों के निवास स्थान से है। सूफी संतों के निवास स्थान खानकाह कहलाते थे और वहाँ पर भी शिक्षा दी जाती थी। जहाँ तक पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए, अर्थात पाठ्य विषय जो होते थे, उनमें धार्मिक विषयों की प्रधानता होती थी। धार्मिक पुस्तकों को विशेषकर पढ़ाया जाता था। मनोरंजन में विभिन्न प्रकार के खेल जैसे द्वंद्व युद्ध, शिकार, चौपड़, पशु पक्षियों के युद्ध, पोलो आदि का प्रचलन उस समय था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार हिंदुओं में होली, दिवाली, बसंत आदि त्यौहार मनाए जाते थे और वो भी मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उसी प्रकार मुस्लिमों में भी ईद, शब-ए-रात, नवरोज़ आदि त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ उस समय मनाए जाते। इस प्रकार सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन की बात अगर की जाए तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कर रहे थे और परस्पर निकट आकर एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे थे। अधिकांश सुल्तानों एवं उलेमाओं की धार्मिक असहिष्णुता के होते हुए भी हिंदू और मुसलमान परिस्थितियों और व्यावहारिकता के कारण एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। इससे समाज में कुछ परिवर्तन हो रहे थे और मुख्यतया खान पान, वेशभूषा और जन प्रचलित रीतियों में कुछ सुधार हो रहा था, परंतु समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। हिंदू राजनीतिक पराजय और समाज में असम्मानित होने के कारण आत्मगौरव, उदारता और प्रगति की चेष्टा से विमुख हो गए थे। हिंदू समाज अपनी स्वरक्षा मात्र में लगा रहने के कारण जो कुछ भी अपने में अच्छा अथवा बुरा था उसी से चिपक गया, जिससे उसकी प्रगति रुक गई और मुसलमान समाज विशेष अधिकारों के उपभोग के कारण अहंकारी और कर्मण्य बन गया। ऐसी स्थिति में आचार विचार और नैतिकता में गिरावट स्वाभाविक थी। हिंदू अथवा मुसलमान कोई भी इस पतन से मुक्त न रहा। सामाजिक परिवर्तन और हिंदू मुसलमानों का आदान प्रदान तो स्वाभाविक था, परंतु केवल यही प्रगति के मापदंड न थे। इस कारण दिल्ली सल्तनत का युग सामाजिक परिवर्तनों का तो था, परंतु प्रगति का न होकर गिरावट का था। धन्यवाद।